नमस्ते छात्रों। इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं के सामाजिक विज्ञान के अध्याय 1 के बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ देखेंगे। पाठ 1 का नाम है भारत और विश्व। देखिए, इसमें हमें सामान्यतः इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी, हमारे भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास किस प्रकार का रहा है उसके बारे में। तो इसमें जो मुख्य पॉइंट है वही देखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। सामान्यतः इतिहास के अध्ययन को 3 भागों में बांटा जाता है। प्राचीन काल, जो बहुत पुराना रहा है ऐसा समय, मध्यकाल, जो प्राचीन काल के बाद जो आया वह, और आधुनिक काल यानी जो अब चल रहा है। 3 भागों में बांटा गया अध्ययन के लिए, पढ़ने के लिए। यह विभाजन क्यों और कैसे किया गया इस बात को जानना बहुत आवश्यक है। इस विभाजन को करने, इन टुकड़ों करने का क्या कारण रहा, इतिहास के भाग बनाने की क्या ज़रूरत है। हम सीधे ऐसे ही पढ़ सकते थे, तो उसका कारण बहुत जानना ज़रूरी होता है। किसी देश या स्थान विशेष में मानव सभ्यता के विकास की जो प्रक्रिया चलती रहती है, मानव जब अपना विकास करता है, उसमें जब आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक क्षेत्रों में ऐसे परिवर्तन आते हैं जो पूर्व की स्थिति को बदल देते हैं, उसकी पहले की स्थिति और वर्तमान स्थिति में जो बदलाव होते हैं, तब एक नए काल का आरंभ माना जाता है। जब उसकी स्थितियों में बदलाव होता है तो वहाँ से नए समय, नए काल का आरंभ माना जाता है। संक्षेप में कहें तो इतिहास का काल 3 भागों में किया गया विभाजन मानव की प्रगति व परिवर्तन की सीढ़ियाँ या सोपान हैं। जब उसने अपने जीवन में प्रगति की या विकास किया, तो उसकी प्राचीन स्थिति और वर्तमान में, यानी उसके परिवर्तन के बाद की जो स्थितियां हैं, उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है पढ़ने के लिए। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि विश्व के सभी स्थानों में यह परिवर्तन एक ही समय हुए हैं। सबसे मेन पॉइंट है ये कि विश्व में सभी स्थानों में यह परिवर्तन जो हुए हैं, यह एक ही समय में एक साथ हुए हैं। यह कहा नहीं जा सकता, ऐसा हम निश्चित तौर से नहीं कह सकते हैं कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है ना। भारत में मध्यकाल का आरंभ सामान्यतः 8वीं शताब्दी से माना जाता है। मध्यकाल यानी प्राचीन काल के बाद जो समय आया, प्राचीन काल के बाद, वह 8वीं शताब्दी यानी सन 700 के बाद का जो समय रहा, उसमें माना जाता है मध्यकाल। जबकि यूरोप के देशों में मध्यकाल का आरंभ 5वीं शताब्दी से माना है, यानी सन 400 के बाद जो समय आया, उधर यूरोप में मध्यकाल आ गया था। भारत के मध्यकाल को भी पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया। पूर्व मध्यकाल यानी 8वीं से 12वीं शताब्दी तक, सन 800 से लेकर 1199 तक, और उत्तर मध्यकाल है ना, जो 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक, यानी 1200 से लगाकर 1799 तक, सन तक, यह 2 भागों में बांटा गया, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। मध्यकालीन भारत का इतिहास प्राचीन भारत के इतिहास से अनेक प्रकार से भिन्न है। प्राचीन काल का जो इतिहास रहा उससे भिन्न है, यानी अलग है मध्यकाल का इतिहास। मध्यकाल के आरंभ में भारतीयों का संपर्क एक अन्य धार्मिक मत के अनुयायियों से हुआ, एक नए धर्म के मानने वाले लोगों से हुआ। मध्यकाल में भारतीयों का संपर्क, इस संपर्क के परिणाम स्वरूप समाज में कुछ परिवर्तन आए। वर्तमान काल में बोली जाने वाली कुछ भाषाओं का विकास इसी काल में हुआ। जो हम आज प्रयोग करते हैं, उन भाषाओं का विकास भी बहुत सारी भाषाओं का किसमें हुआ, मध्यकाल में। और भिन्न प्रकार के वस्त्र तथा खाद्य पदार्थ लोकप्रिय हुए। कई प्रकार के कपड़े पहने जाने लगे, खाद्य पदार्थ भी लोकप्रिय हुए, लोगों को पसंद आने लगे। इस काल के संबंध में हमारा ज्ञान अधिक है, क्योंकि ऐसे अनेक साधन अथवा स्रोत उपलब्ध हैं जो हमें तत्कालीन इतिहास की स्पष्ट जानकारी देते हैं। उस समय के इतिहास के अध्ययन के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन हैं। देखिए, मध्यकालीन साहित्य के स्रोत कौन कौन से इतिहास जानने के, तो आपको स्मरण होगा कि प्राचीन काल का इतिहास जानने के 2 मुख्य स्रोत रहे थे। कौन कौन से? एक तो साहित्यिक। साहित्य का मतलब होता है जो प्राचीन काल में इतिहास के बारे में जो जानकारी मिलती है साहित्य से, जो पुस्तकें लिखी गई उस समय, उससे। और दूसरा पुरातात्विक, यानी उस समय के जो भवन बनाए गए, किले बनाए गए, या कोई भी स्थानों का निर्माण किया गया, तो उन्हें कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। ठीक ऐसे ही साधन हमें मध्यकाल का इतिहास जानने में सहायता देते हैं।
पूर्व मध्यकाल के साहित्यिक साधनों के रूप में ताड़पत्र, ताड़ का एक पेड़ होता है और उसकी छाल से बने पत्र तथा भोजपत्रों पर लिखा गया विवरण तथा पुरातात्विक साधनों में अभिलेखों तथा ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण किए गए अभिलेखों से प्राप्त होता है। भोजपत्र क्या होता है, ये आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा होता है ना, कि एक विशेष प्रकार के वृक्ष की छाल होती है। इसी प्रकार ताड़पत्र भी एक विशेष प्रकार के वृक्ष की छाल होती है जिस पर प्राचीन ग्रंथ या इतिहास के बारे में जो जानकारी होती थी वो लिखी जाती थी, ताड़पत्र और भोजपत्रों पर। 13वीं शताब्दी से कागज का उपयोग शुरू हो गया। 13वीं शताब्दी के बाद से क्या हो गया, कागज का उपयोग करना शुरू हो गया और उन पर लिखी जानकारी, जैसे तत्कालीन शासकों का जीवन वृतांत, उस समय के जो शासक हुए, राजा हुए, उनका जीवन किस प्रकार का था, उनके विभिन्न कार्य, उन्होंने क्या कार्य किए, उन्होंने अपने राज्य का विस्तार कैसे किया, उस आदि प्रमाणिक स्रोतों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। ये उस समय की हमें जानकारी देते हैं। इस काल में तुर्क जो आक्रमणकारियों के साथ कुछ विदेशी लेखक भी भारत आए। जो आक्रमणकारी थे तुर्क से आए थे, उनके साथ कुछ लेखक भी आए थे भारत विदेश से, जिन्होंने सुल्तानों और मुगल साम्राज्य के विषय में कुछ विवरण लिखा है। उस समय जो आक्रमण हुए उनके साथ कवि लेखक भी आते थे जो हमारे भारत के बारे में वर्णन करते थे, वृतांत यानी उसके विषय में जानकारी देते थे। इनमें इब्न बतूता, ये वे लोग हैं जो भारत आए थे विदेश से। इब्न बतूता, मार्को पोलो, अल-बरूनी, बर्नी निकोलो कोटी, अब्दुल रज़ाक बर्नियर और टेवर्नियर प्रमुख हैं। ये सारे विदेशी लेखक हैं। 15वीं से 18वीं शताब्दी तक भारत के अधिकांश भाग पर मुगलों का शासन रहा। कुछ मुगल शासकों ने अपने जीवन, शासन और घटनाओं के विषय में आत्मकथाएं लिखी। कुछ मुगल शासक ऐसे थे जिन्होंने स्वयं अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन की घटनाओं और आत्मकथाओं को लिखा। कुछ अन्य लेखकों ने अपने शासकों के विषय में लिखा। कुछ लेखक भी ऐसे थे जो उनके राजा के बारे में लिखते थे। इनमें बाबरनामा, अब देखिए ये वे पुस्तकें हैं जो लिखी गई। बाबरनामा बाबर के बारे में जानकारी देता है, हुमायूंनामा हुमायूं के बारे में, अकबरनामा अकबर के बारे में, तुजुक जहांगीरी जहांगीर के बारे में, बादशाहनामा बादशाह के नाम बारे में इत्यादि। ये प्रमुख ग्रंथ हैं जो उस समय के जो राजा हुए उनके बारे में हमें विवरण प्रदान करते हैं, जानकारी देते हैं। तत्कालीन शाही फरमान यानी राजा का आदेश, राज्य का जो आदेश होता है उसे शाही फरमान कहा जाता था, तथा शाही पत्राचार भी मध्यकाल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत हैं। इसी प्रकार से स्थानीय शासकों के दरबारी लेखकों और अन्य साहित्यकारों ने कुछ ग्रंथ लिखे जो तत्कालीन स्थानीय सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के विभिन्न पक्षों की जानकारी देते हैं। इन ग्रंथों में कथा, सरित सागर, ये वे ग्रंथ हैं जो लिखे गए दरबारी जो लेखक थे और अन्य साहित्यकारों ने लिखे उस समय की, जो हमें सामाजिक और राजनीतिक स्थिति कैसी थी मध्यकाल में उनके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। जिससे कथा, सरित सागर, वृहद कथा कोश, पृथ्वीराज रासो, राज तरंगिणी आदि प्रमुख हैं। साहित्य के अतिरिक्त संपूर्ण देश के विभिन्न भागों में मंदिर, मस्जिद, मकबरे, मीनारे और भव्य भवन बनाए गए थे। साहित्य मतलब पुस्तकें और ग्रंथ लिखने के अलावा भी बहुत सारे मंदिर, मस्जिद, मकबरे, मीनारे आदि चीज़ें बनाई गई जो मध्यकाल के पुरातात्विक साधनों के रूप में उस काल की कला तथा स्थापत्य की प्रगति के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। इन भवनों से हमें यह पता चलता है कि उस समय की हमारी स्थापत्य कला किस प्रकार की थी या कितने चरम उत्कर्ष पर थी। सिक्के, चित्र और अभिलेख भी इसी इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सिक्के और चित्र और अभिलेख जो लिखे जाते थे, लेख जो लिखे जाते थे ना, उन्हें कहते हैं अभिलेख। तो ये सारे हमें जानकारी देते हैं किसके, उस समय के इतिहास की। अब देखिए नीचे चित्र दिए गए हैं, तो मध्यकाल के ये इतिहास के कुछ सिक्के हैं, ये है ना। तो ये इन सिक्कों से हमें उस समय की जानकारी प्राप्त होती है। इतिहास का काल आर्थिक, देखिए विभाजन किस प्रकार हुआ, तो इतिहास काल का विभाजन आर्थिक, लोगों की आर्थिक स्थिति, सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों में होने वाले आमूल परिवर्तनों के आधार पर किया जाता है। उनके जो पहले अवधारणाएं थी या पहली स्थितियां थी
और बाद की स्थितियों में क्या परिवर्तन आए, उसके आधार पर इतिहास का विभाजन या बंटन किया जाता है, अलग अलग भागों में बांटा जाता है। भारत के मध्यकाल का आरंभ 8वीं शताब्दी से माना जाता है, यानी सन 700 के बाद। मध्यकाल के इतिहास को जानने के लिए प्राचीन काल की तुलना में अधिक और प्रामाणिक स्रोत उपलब्ध हैं हमारे पास। प्राचीन काल में इतने प्रामाणिक और ज़्यादा स्रोत उपलब्ध नहीं थे, लेकिन मध्यकाल के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिल सकती हैं, मिल जाती हैं, क्योंकि हमारे पास उनके पूर्ण रूप से साक्ष्य उपलब्ध हैं, स्रोत उपलब्ध हैं। आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद का जो अगला भाग है वो अगली वीडियो में देखेंगे हम।